तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन का फ्यूचर फॉर्म उसमें अपनी पावर्स ऐड करते हुए उसे वापस 300 साल पीछे भेज देता है, जहां पर टियानलिन के मास्टर ने उसकी सोड बोन निकालकर कल्टीवेशन कोर को डैमेज किया था। लेकिन केओस इम्प्रिंट को अंडरस्टैंड करने की वजह से टियानलिन ने बड़े स्टाइल के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। साथ ही स्वॉर्ड सक्सेसर के कॉन्टेस्ट में भी उसने कई सारे डिसाइपल को खत्म किया था जो कि उसके दुश्मनों के साथ मिले हुए थे, जिसके चलते फाइनली वो एक स्वर्ड सेंट बन चुका। साथ ही उसे एक पावरफुल स्वर्ड की जरूरत थी, तो उसने स्टार पैलेस में जाकर यशुई नाम के टॉप टैलेंटेड डिसाइपल को हराकर अपने लिए एक स्वर्ड भी क्लेम कर ली। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर यशुई ने टियानलिन को अपना मास्टर मान लिया था। वो उसके सामने नील डाउन करते हुए कहने लगी कि इतने सालों में आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया, इसीलिए मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे हराएगा मैं उसकी डिसाइपल बनूंगी, तो प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस पर टियानलिन कहता है कि ना, मुझे किसी डिसाइपल की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही यशी थोड़ा सा शॉक हो गई थी। वो कहती है कि अगर आपको किसी डिसाइपल की जरूरत नहीं तो ठीक है, आप मुझे अपनी बीवी बना लीजिए। जो सुनकर तो वहां मुझे डिसाइपल और भी ज्यादा हैरान हो गए। उतने में ही टियानलिन यनशोर से कहता है कि ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे किसी बीवी की भी जरूरत नहीं है। अब यह सुनकर तो सबको काफी बड़ा झटका लग गया था, क्योंकि इस सेक्ट में ऐसा कोई नहीं जो यंशु को अपना बनाने के ख्वाब ना देखता हो। वहीं पर लिंशी भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो सोचती है कि यनशई ने खुद होकर टियानलिन को प्रपोज किया। इनफैक्ट कई सारे डिसाइपल तो इस लड़की के सपने देखते हैं, मगर फिर भी जूनियर ब्रदर टियानलिन ने इसे काफी आसानी के साथ रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो इस बंदे का बर्ताव काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा। भला कोई भी बंदा यशुई जैसी पावरफुल और खूबसूरत लड़की को मना कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि इस टियानलिन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पर डिसाइपल आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यह बंदा तो एक नंबर का घमंडी निकला, इसने हमारी स्वॉर्ड फेरी का दिल तोड़ दिया। वहीं पर यशुई ने सीधे टियानलिन का रास्ता रोक लिया। उससे पूछते हैं कि बताएं, क्या आपको मेरी उम्र ज्यादा लगती है? जिस पर टियानलिन कह रहा था ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर यशुई ने सीधे उसे सवाल पूछा, फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे किसी और से ही प्यार है, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर यूनशई को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद यह बंदा उससे झूठ बोल रहा। इधर एक डिसाइपल तो यनश को मायूस देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं इस टियानलिन को खत्म कर दूंगा। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी गॉड इसका दिल तोड़ दे? वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर ने तो शादी के खर्चे का हिसाब जोड़ना शुरू किया था। वो कहती है कि अगर स्वॉर्ड सेंट टियानलिन इस साल शादी करेगा तो हमारे पास उतना बजट ही नहीं है कि इसकी धूमधाम के साथ शादी कराए। वहीं पर लिंशी टियानलिन से धीरे से पूछने लगी कि भाई, क्या तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? मुझे तो अब तुम्हारे मर्द होने पर डाउट हो रहा है। भला तुम इतनी खूबसूरत लड़की को मना कैसे कर सकते हो? जिस पर वो कह रहा था, सीनियर फालतू की बातें मत करो, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर यूनशु को यह रिजेक्शन काफी ज्यादा खल रहा था, इसलिए वो कहती है, टियानलिन, मैं तुम्हारी उपस्त्री बनने के लिए भी तैयार हूँ। गाइस उपस्त्री यानी कि मिस्ट्रेस। इसका सीधा मतलब ये होगा कि टियानलिन को यूनशुई के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं, मगर फिर भी वो यूनशई पर अपना हक जमा सकता है। वेल यनशोई के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लिंशी उससे पूछती है कि क्या वाकई तुम सीरियस हो? जिस पर वो कहने लगी कि टियानलिन ने मुझे हराया है तो उनके साथ रहने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वैसे तो मैं टियानलिन की सीनियर हूँ, लेकिन अगर वो मुझे अपने साथ रखे तो मैं अपनी सीनियोरिटी का टाइटल छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मगर टियानलिन ने तो उसके इस ऑफर को भी ठुकरा दिया था, जो देख कुछ लोग कहने लगे कि यह बंदा तो वाकई गजब का है। इसने एक खूबसूरत लड़की के हर एक ऑफर को ठुकरा दिया। इसके जैसा सख्त लौंडा तो हमने आज तक नहीं देखा था। अब सीन शिफ्ट होकर हम यूननशी को देख पाते, जो कि टियानलिन के पिक के सामने पहुंच चुकी थी। उसे पता था कि वहां मुजो डिसाइपल उसे पिक पर जाने की परमिशन नहीं देंगे, और उन डिसाइपल्स में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यूनशई को वहां से भगा दे। अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, टियानलिन को यूननशोई के आने की खबर देना, ताकि टियानलिन खुद ही इस मैटर को हैंडल कर पाए। आज सुबह से रात हो गई थी, मगर फिर भी यशु वहीं पर टियानलिन का इंतजार करती है, तो वहां के डिसाइपल्स को भी उस पर तरस आने लगा।
वो कहती है सीनियर प्लीज आप यहाँ से चले जाए, हमारे मास्टर तो उसमें है। लेकिन यून श्री इतनी आसानी से टियानलिन का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाती है। उनमें से एक डिसाइपल उसे वापस भेजना चाहता था, मगर दूसरा उसे बताता है कि यह पहले ही काफी ज्यादा परेशान है, हमने इन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब हमारे मास्टर इनका रिस्पांस नहीं देंगे तब वो कुछ ही दिनों में खुद ब खुद यहाँ से चली जाएंगी। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते रहे, लेकिन यून शई अभी भी टियानलिन का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि काफी लंबे अरसे के बाद कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। लेकिन सेक्लोजन से बाहर आते ही वो अपने एक आर्टिफैक्ट को चेक करता है और उस आर्टिफैक्ट को देखते ही उसे पता चला कि उसकी लिन फैमिली खतरे में है। उनके साथ कुछ तो हुआ था जिसके बारे में टियानलिन को कोई आइडिया नहीं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जाकर अपनी फैमिली को चेक करेगा। साथ ही साथ उसका सर्वेंट उसे एक और शॉकिंग खबर सुनाता है। वो टियानलिन को बता रहा था कि दरअसल यन श्री हमारे सेक के टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक है, लेकिन उसने अपनी कोर डिसाइपल की पोजीशन को रिजाइन कर दिया। साथ ही स्काई 5 पिक पर जो उसका रेजिडेंस था उसने उसे भी छोड़ दिया। वो कई महीनों से हमारे स्वॉर्ड्स एंड पिक पर कल्टीवेट कर रही है। इस उम्मीद में क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे? हमने उसे कई दफे यहाँ से जाने के लिए बोला था, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। वेल, हमें तो बस अब आपके सेक्लूजन से बाहर आने का इंतजार था। अब अगर आप बोलो तो हम तुरंत ही उसे यहाँ से भगा देंगे। लेकिन टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहने लगा कि उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जिसके बाद वह अपने सोर्स एंड पिक से बाहर आ जाता है। वो देख पा रहा था कि तेज बारिश में भी यून शई उसी के इंतजार में है। वहीं पर यून शई को भी टियानलिन के सेक्लूजन से बाहर आने का एहसास हो चुका था, लेकिन टियानलिन उसे बस नजर भर देखकर वहां से रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर कांग को जब पता चला कि टियानलिन नॉर्थ विंड टाउन की तरफ रवाना हो चुका है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। वो उस पर चिल्ला रहे थे कि आखिर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अरे हाँ, तुम कैसे बताओगी, तुम्हारा पूरा ध्यान तो खाना ठूसने पर होता है। तो लिन शी एप्पल खाते हुए कहने लगी कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं, तो भला मैं खुद होकर क्यों बताऊं? जिस पर एंडर कांग कहती है कि फालतू के बहाने मेरे सामने नहीं चलने वाले। हालांकि लिन शी पर अपने मास्टर के चिल्लाने का जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अब डांट खाने की आदत हो चुकी है। उतने में ही सेक लीडर कहते हैं कि अब टियानलिन की पोजीशन पहले जैसी नहीं रही। पहला तो बस वो हमारे सेक का एक मामूली सा डिसाइपल था, मगर अब वो हमारा स्वर्ड सेंट बन चुका है। उसकी इस बढ़ती हुई पोजीशन के साथ साथ उसके दुश्मन भी काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। अगर ऐसे में चिंगजाऊ टेरिटरी में उस पर किसी ने हमला किया तो हमारे स्वर्ड गॉड सेक की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हमारे सेक्ट पर कोई उंगली उठाई, ये बात मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर लिंशी कहती है चलो ठीक है, मैं ही टियानलिन के साथ जाती हूँ, अगर रास्ते में कोई उस पर हमला करे तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुनते एल्डर तुरंत ही टेबल पर कूदकर उससे कहने लगे कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें फटाफट से टियानलिन के पास जाना होगा वरना तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। जो सुनते ही लिंशी भारी दिल से अपना एप्पल फेंककर वहां से रवाना हो गई, मगर उसे टियानलिन के पास जाने की जरा भी जल्दी नहीं थी। उसका स्पीड देखकर सेक लीडर एल्डर कांग से कहने लगी कि यह बंदी तो एक नंबर की बेवकूफ है, अगर इसे कोई भी काम अर्जेंट करने के लिए बोला जाए तो यह जानबूझकर उसमें देरी करेगी। हम इस बेवकूफ के भरोसे टियानलिन को नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल से हमने कुछ एल्डर्स को भी टियानलिन के पीछे ही भेज देना चाहिए। लेकिन एल्डर कांग इसके लिए राजी नहीं थे। वो से एक लीडर को समझाते हैं कि टियानलिन बिना किसी को बताए अपनी फैमिली से मिलने गया है। अगर हमने कुछ एल्डर्स को उसके पीछे लगवा दिया तो यह बात पूरे सेक्ट को पता चल जाएगी, इसीलिए हम बेवजह किसी दुश्मन को अलर्ट नहीं करेंगे। रही बात लिंशी की, तो वो अच्छे से जानती है कि टियानलिन हमारे सेक्ट का एक सोर्स सेंट है, तो वो उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर नॉर्थ विंड टाउन की तरफ रवाना हो चुका था। इस सफर में वो पुरानी सारी बातों को याद करने लगा। वो कहने लगा कि मेरी प्रीवियस लाइफ में स्टार पैलेस के टॉप डिसाइपल यूनशु ही नहीं बल्कि कोई और था। साथ ही अब मेरी लिन फैमिली भी खतरे में है। मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने सारे बदलाव क्यों हो रहे हैं। कहीं इसमें मेरा रिप्ट होना इन्वॉल्व तो नहीं है। सो गाइस, सिंपल वर्ड में बताया जाए तो टियानलिन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी प्रीवियस लाइफ में नहीं हुआ। यहाँ पर एक नई कहानी रची जा रही थी। टियानलिन को शक था कि इसका कनेक्शन उसके रिप या फिर डाउ ऑफ हेवन से हो सकता है। उसे लगता है कि शायद डाउ ऑफ हेवन ही उसके प्रेजेंट को मैनिपुलेट करते हुए उसकी फ्यूचर को बदलने की फिराक में है, और उतने में उसे काफी स्ट्रांग ब्लड एसेंस की स्मेल आती है।
तो टियानलिन जल्दी से उस स्मेल को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। दरअसल उस वैली में लिन फैमिली के लोगों पर अटैक हुआ था, जिसमें उनके कई सारे फैमिली मेंबर्स मारे गए। साथ ही साथ टियानलिन का कजिन यनलिन भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो अपने दुश्मनों से कहता है कि मेरा भाई एक हेवनली सोसेंट बन चुका है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुमने हमारे कई सारे फैमिली मेंबर्स का कत्ल किया, वो जरूर से तुमसे बदला लेगा। दरअसल इन लोगों पर लियो फैमिली के एक यंग लेडी ने अटैक करवाया था। वो यूनलिन से कहती है कि तुम्हारे भाई का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्दी से कल्टीवेशन से बाहर आ जाए। जितनी जल्दी वो हमसे रिवेंज लेने आएगा, उतनी ही जल्दी मैं उसके साथ हिसाब बराबर कर सकती हूँ। अब यह मत सोचना कि मुझे तुम्हारे भाई टियानलिन से डर लगता है। उसकी बातें सुनकर यनलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे कहता है कि शुक्र मनाओ, टियान लॉन्ग कल्ट तुम्हारा सपोर्ट कर रहा, वरना तुमने इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम मेरे भाई का मुकाबला कर पाओ। तुम्हारी लियो फैमिली में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरे भाई का मुकाबला कर सके। उसकी बातें सुनकर वो बंदे काफी ज्यादा हंसने लगी। साथ ही साथ उसका आशिक उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहने लगा कि इन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हें आसानी के साथ मार सकते हैं तो भला इनके साथ बातें करके वक्त जाया करने की क्या जरूरत। पहला, हम इन्हें खत्म कर देंगे और जब इनका भाई सेक्लिजन से बाहर आएगा तब उससे भी निपटने के लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने चमचों को लिन फैमिली के लोगों पर हमला करने का हुक्म देते हैं। उन लोगों के अटैक को डच करने का यूनलिन के पास वक्त नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि मानो उसने हार मान ली हो। अब इससे पहले कि वो बंदा यलिन पर हमला कर पाए, वहां पर एक स्वर्ड आ जाती है जिसने अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करते हुए उन सभी असासिन्स को काफी पीछे पुश कर दिया। उस पावरफुल स्वर्ड को देखकर तो उन सभी लोगों के होश उड़ गए। उस अमेजिंग स्वर्ड से काफी तेज ऑरा रिलीज हो रही थी, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि यह तो एक मामूली सी ब्रोकन स्वर्ड है। ऐसी ब्रोकन स्वर्ड से भला डरने की क्या जरूरत। चलो जल्दी से लिन फैमिली का किस्सा खत्म कर देते हैं। और फिर वह बड़ी ही तेजी के साथ उन लोगों पर हमला करने के लिए रवाना होगा। लेकिन तभी वहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए टियानलिन पहुंच जाता है। उसकी बॉडी से निकलने वाली तेज ऑरा के चलते ही वो काफी दूर जाकर पटक गए थे। और अब हम देख पाते हैं टियानलिन को, जो कि अपनी सोर्ड के हैंडल पर काफी कूल अंदाज में सवार था। उसके भाई यनलिन तो टियानलिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर टियानलिन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर यनलिन कहता है कि अगर आप यहाँ पर सही वक्त पर नहीं आते तो शायद यह लोग हमें मार देते, जैसा कि इन्होंने हमारे कई सारे क्लैन मेंबर्स को खत्म कर दिया। इन लोगों ने उन्हें काफी ब्रूटली खत्म किया था। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि अब मैं आ चुका हूँ, अब देखते हैं कौन मेरे क्लैन मेंबर्स को हाथ लगाएगा। और तभी ल्यू फैमिली की बंदी सामने आते हुए टियानलिन से कहने लगी कि ठीक 2 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन इन 2 सालों में तुम जरा भी नहीं बदले। पहले भी तुम घमंडी थे और आज भी वैसे ही हो। उतने में ही टियानलिन की नजर एक कैरेज पर गई जिसमें कई सारे लोगों को ब्रूटली खत्म किया गया था। तो टियानलिन उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम ही ने इन लोगों को मारा है, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहने लगी कि हाँ शायद हो सकता है यह भी मेरे ही हाथों मारे गए हो। वेल, मैंने तो तुम्हारे क्लैन के इतने सारे लोगों को मारा है कि अब मैं गिनती ही भूल चुकी हूँ। और पता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो तुम हो। 2 साल पहले मेरे फादर मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आए थे, लेकिन तुमने मेरी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे काफी बुरी तरह से ट्रीट किया। उस अपमान को मैं आज तक भूल नहीं पाई। तो अब उस ह्यूमिलिएशन का बदला तुम्हारी पूरी लिन फैमिली को चुकाना होगा। जिस पर टियानलिन कहता है कि रिस्पेक्ट की बातें तुम्हारे मुंह से जरा भी अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छे से याद है कि सिर्फ 2 एज रिवर्सिंग पिल के लिए तुमने खुद को यांग डोंग के हवाले कर दिया। सिर्फ 2 ब्यूटी पिल्स के लिए तुमने खुद की इज्जत का सौदा किया था। और फिर जब डोंग से तुम्हारा मन भर गया तो तुमने मेरे घर शादी का रिश्ता भेज दिया। टियानलिन की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती है कि मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ, और फिर वो अपसेट होने का नाटक करते हुए अपने नए आशिक वांग के पास चली जाती है। उसे कहती है, मेरी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यह बंदा मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इसकी बातें सुनकर मुझ पर शक करो। वहीं पर वांग तो इस बंदे की प्यार में पूरी तरह से लट्टू था, इसलिए वो टियानलिन से कहता है कि तुम मेरी लेडी की इज्जत उछाल नहीं सकते। अगर तुम उसकी इंसल्ट करोगे, यानी तुम मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो, और यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सॉर्ड गॉड से के एक हेवनली सेंट बन चुके हो, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालो, वरना मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम हेवनली सेंट हो।
तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करना यानी कि तुम्हारी भी बेइज्जती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो वो जो करेगी उसमें तुम भी शामिल हो, यानी कि यंग डोंग दो पिल्स के बदले जैसे उसके साथ सोया था वैसे ही वो तुम्हारे साथ भी सोया होगा। अरे यार, मुझे लगा नहीं था तुम्हें मर्दों में दिलचस्पी है। उसकी बातें सुनकर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने जूनियर जेंगू को हुक्म देता है कि जाओ जाकर इसे खत्म कर दो, इसने मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत किया है। तो जेंगू भी तुरंत ही टियानलिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया और टियानलिन से कह रहा था, बच्चे मेरी स्वर्ड काफी ज्यादा शार्प है, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मरते वक्त तुम्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट तुम्हें कुछ फील होने से पहले ही तुम जहन्नुम में पहुंच जाओगे। और अब वो अपनी स्वर्ड लेकर टियानलिन पर हमला करने उसके करीब पहुंच गया, मगर यहाँ पर टियानलिन ने बस अपनी फिंगर से ही उसके अटैक को रोक लिया था और फिर उसने बस अपनी फिंगर को मूव करते हुए अपनी स्वर्ड एनर्जी रिलीज करके उस बंदे को खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो टियान लॉन्ग क्लैन के लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। वो पैनिक होकर कह रहे थे कि टियानलिन ने तो इस बंदे को बिना स्वर्ड के ही खत्म कर दिया, इसकी सोर्ड एनर्जी तो काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन कोई भी बंदा अपनी सोर्ड को ड्रॉ करने के बाद ही उसकी एनर्जी को रिलीज कर सकता है। हालांकि इसने तो अपनी तलवार को मैन से बाहर भी नहीं निकाला था, जरूर से कोई और इसकी हेल्प कर रहा होगा। जिस पर टियानिन कह रहा था कि तुम लोग तो बस नाम के लिए तलवारबाज हो, असली तलवारबाज क्या होता है ये मैं तुम्हें अब भी दिखाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।